हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेजर ऑफ फिजिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं वर्क के बारे में। वर्क एनर्जी पावर जो अपने 11th का जो फिजिक्स है उससे रिलेटेड है, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो ये जो वर्क एनर्जी पावर का जो अपना चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। पहले वर्क को हम समझते हैं। तो ये जो अपना लेक्चर होगा ये कम्प्लीटली वर्क से रिलेटेड होगा। मतलब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क की जो यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट है, CGS यूनिट है, उनको हम समझते हैं। और वर्क के न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, वर्क जीरो कब होता है, ये सब चीज़ें जो है हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई वर्क होता क्या है, हाउ वर्क इज़ डिफाइंड। वर्क को डिफाइन कैसे किया गया है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा मीनिंग है। साइंटिफिकली वर्क की अगर हम बात करें तो साइंटिफिकली वर्क होता कब है, कब कोई फोर्स किस तरह से अप्लाई किया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे कि हम ये कहें कि भाई ये जो फोर्स है, इस फोर्स से वर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि भाई आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी पॉइंट पे आपने कुछ पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई किया, और वो फोर्स हमने जो अप्लाई किया है, उस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से उस फोर्स के डायरेक्शन में कुछ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आप मान लीजिए कि उस फोर्स से कुछ वर्क कंप्लीट हुआ है। मीन्स यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट फोर्स इज अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड सम डिस्प्लेसमेंट इज अकर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट मीन्स वर्क इज अकम्प्लिश्ड। यानी कि किसी भी पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई हुआ है और उस फोर्स अप्लाई होने की वजह से उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप समझ जाइए कि भाई वर्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना। तो वर्क का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है, वर्क को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दैट वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क जो होता है वो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है सिंपली। ठीक है ना। तो वेक्टर एफ यानी फोर्स वेक्टर हो गया, वेक्टर एस आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हमने कहा है वर्क। यहाँ से इस फॉर्मूले से आप सबको समझ में आ गया होगा कि वर्क एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा है, तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है। सो हेंस वर्क इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि जो वर्क है वो क्या है, वर्क एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो वर्क एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस वर्क का जो ये फॉर्मूला है, इसको हम फर्दर क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। जैसा कि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें कोस थीटा रहता है। ठीक है ना, कोसाइन वैल्यू रहता है। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। यानी कि जब भी हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ है वर्क होता किसका है, फोर्स का। मतलब जो भी फोर्स अप्लाई हो रखा है उस फोर्स का हम वर्क कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये जो फोर्स है इस फोर्स का कितना वर्क हुआ है। तो जब भी हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमेशा एंगल पे ध्यान देना है, दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। आई एम रिपीटिंग अगेन दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। जब भी वर्क कैलकुलेट करें हमेशा ये ध्यान दो कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि वर्क नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जीरो है। ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसी से हम आगे हर बात को क्लियर कर पाएंगे। तो आज के बाद आप देखो, बेसिकली मैं सुनता हूँ बच्चों से कि वो वर्क का फॉर्मूला उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। वर्क का फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा होता है, या तो एफ एस कोस थीटा बोला करो, एस की जगह एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है उसको एस से रिप्रेजेंट कर दो, एक्स से रिप्रेजेंट कर दो, जो भी है। या फिर आप वर्क हमेशा ऐसे लर्न करो दैट वर्क इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ठीक है, एफ एस कोस थीटा, क्योंकि इसमें थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो जब भी हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एफ एस कॉस थीटा। एक आप बहुत सारी जगह आप पढ़ते होंगे, कई बार न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, डेरिवेशंस में भी यूज होता है। जैसे वर्क का फॉर्मूला आपने बहुत बार ये भी पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। ये भी आपने कई बार, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में भी वर्क का फॉर्मूला होता है। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में हम कब यूज करते हैं वर्क का फॉर्मूला, और डायरेक्टली ये वर्क का फॉर्मूला कब यूज होता है, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फिर वो ये रटने वाली सी बातें हो जाती हैं, है ना। जैसा कि फिजिक्स में प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते हैं, रटना पड़ता है डेरिवेशंस में, क्योंकि कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट का मीनिंग है कि जो बेसिक जहाँ से स्टार्ट होता है कुछ, हमें वो बेसिक डिफरेंस नहीं पता है कि इंटीग्रेशन कब यूज करना चाहिए और डायरेक्ट हमें फॉर्मूला कब यूज करना चाहिए। बेसिक सा डिफरेंस है, ये क्लियरिफाई होना बहुत जरूरी है। करेंगे इसकी अपन बात। सो फिलहाल वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे अगर सिंपल सा आपको बताऊं कि भाई इंटीग्रेशन जो मेथड है वो कब यूज करना है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, इसको चलो हम यही समझ लेते हैं। देखिए सिंपल है, अगर आपका ये फोर्स जो है बेटा, अगर ये कांस्टेंट रहता है, इफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द होल डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पूरे डिस्प्लेसमेंट में अगर फोर्स कांस्टेंट है, तब तो वर्क आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाओगे भाई, एफ एस कोस थीटा से। और अगर फोर्स आपका वेरिएबल है, दैट इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स हो सकता है फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ बदल रहा हो, आई मीन डिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो सकता है फोर्स टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रहा हो, जैसे भी है। अगर फोर्स वेरिएबल है, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं है, तो वेरिएबल फोर्स जहाँ होता है भाई, वहाँ पे वर्क आपको इंटीग्रेशन मेथड से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ फोर्स का वेरिएशन चलता है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, अलग अलग पोजीशंस पे फोर्स अलग अलग होता है, तो फिर उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करते हैं, dx, और इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में जो वर्क होता है वो dw होता है। मतलब एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो dw इक्वल्स टू हो जाएगा f dx। फिर हमें जहाँ से जहाँ तक का वर्क कैलकुलेट करना, आई मीन जो भी अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसके लिए फिर अपन उसको इंटीग्रेट करके और टोटल वर्क तक हम पहुँच पाते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से समझ लें। न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई इस न्यूमेरिकल में फोर्स कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। भाई फोर्स अगर कांस्टेंट, आई मीन फोर्स का जो भी कुछ, जैसे मान लो किसी न्यूमेरिकल में फोर्स का वैल्यू बोलता है 5 न्यूटन, अब उसने फोर्स का वैल्यू आपको 5 न्यूटन ही बता दिया, तो वो तो कांस्टेंट हो गया ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अब जैसे वेट है, तो वेट क्या रहता है, वेट तो कांस्टेंट रहता है ना। तो वेट जो कांस्टेंट रहता है, तो वेट वहाँ पे भी वो समझेंगे मैं कि वेट वाला जो कंसेप्ट है कहाँ यूज होगा, वो भी हम ध्यान देंगे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है बेटा, इसको अच्छे से अभी से आप माइंड में फिट कर लें कि अगर फोर्स आपका वेरिएबल है, ठीक है ना, अगर फोर्स टाइम डिपेंडेंट है या फिर पोजीशन डिपेंडेंट है, तो वर्क आपको इंटीग्रेशन मेथड से सोल्व करना है। अदरवाइज वर्क अपन डायरेक्टली एफ एस कोस थीटा से कैलकुलेट कर ही लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क जो होता है वो अपना पॉजिटिव वर्क कब होता है, ठीक है ना। ये बात आई थिंक आपको अच्छे से दिमाग में आपके फिट हो गई होगी कि वर्क होता है फोर्स का, यानी कोई भी फोर्स अप्लाई हुआ है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस फोर्स का जो वर्क होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी फोर्स का वर्क कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रखा है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई पॉजिटिव वर्क कब होता है, कोई भी फोर्स है उसका वर्क पॉजिटिव कब रहेगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, आप ये ध्यान दो कि कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा मीनिंग है कि जो अपना एंगल है थीटा, अगर वो थीटा एंगल आपका लेस देन टू 90 डिग्री होता है और ग्रेटर देन टू 0 डिग्री या फिर इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है, मीन्स जो एंगल है किसके बीच का, वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस, अगर ये एंगल आपका लेस देन टू 90 है या फिर 0 डिग्री के या तो इक्वल मान लो या फिर ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में वर्क आपका पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि आपको पता है ना कोस थीटा के वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक तो पॉजिटिव ही चलते हैं। जैसे मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, चलो डायग्राम से समझ लेते हैं अपन, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक बॉक्स है,
ठीक है। ये जैसे मान लो एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये मैंने एक बॉक्स शो किया है, से दैट मास ऑफ दिस बॉक्स इज स्मॉल m। अब यहाँ पे जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लीजिए हमने ये फोर्स अप्लाई कर रखा है, दैट फोर्स वैल्यू इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का ये फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, दिस फोर्स वैल्यू इज 10 न्यूटन। ठीक है, ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है ये मैंने यहाँ इस बॉक्स पे अप्लाई किया है, और इस फोर्स की वजह से इस बॉक्स का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, इस बॉक्स का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है मान लीजिए वो डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से होता है 10 मीटर, और ये जो एंगल है ये एंगल आप मान लीजिए 30 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और इस 10 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये जो बॉक्स है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर डिस्प्लेस होना है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन के बीच का एंगल 30 डिग्री है। आपसे वर्क पूछता है कि बताओ 10 मीटर की टोटल डिस्प्लेसमेंट में 10 मीटर की टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल वर्क कितना हुआ। सिंपल क्या करोगे, W इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इंटू कोस 30। ठीक है भाई, फोर्स आपका 10 न्यूटन, तो न्यूटन ऐसा यूनिट है, और डिस्प्लेसमेंट है वो भी मीटर में गिवन है, तो 10 इंटू 10 इंटू कोस 30, और कोस 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 10 इंटू 10 100 हो गया, और कोस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो आपका होता है √3/2। तो ये आंसर आपका होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 50√3 जूल, यानी कि जो वर्क की ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क आ चुका है 50। अब देखिए पॉजिटिव वर्क है ना, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। अगर एंगल आपका 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में कहीं भी है तो वर्क पॉजिटिव ही रहना है, बिल्कुल अच्छे से समझ लें। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई किसी भी फोर्स का वर्क मैक्सिमम कब होता है, क्या पूछ ले आपसे, ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है ना, कि कोई भी फोर्स मैंने अप्लाई किया, उस फोर्स का वर्क मैक्सिमम कब होता है, किसी भी फोर्स का वर्क मैक्सिमम कब होता है भाई, आ जाओ वापस एंगल पे, आंसर मिलेगा आपको। फॉर्मूला क्या है, Fs कोस थीटा। कह रहा है कि किसी भी फोर्स का वर्क मैक्सिमम कब होता है, अरे मैक्सिमम की बात कर रहा है तो अगेन वही बात करेंगे कोस थीटा पे। ये सोचो कि कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है डेफिनेटली। अब ये सोचो कि कोस थीटा का ये वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल के लिए होता है, तो वो एंगल आपका 0 डिग्री है। भाई आपका जब थीटा 0 डिग्री रहेगा तो कोस 0 होगा बेटा, कोस 0 डिग्री 1 होता है, सिंपल। तो इस कंडीशन में वर्क क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर एंगल 0 डिग्री है, इस कंडीशन में वर्क बेटा मैक्सिमम रहता है, तो आपका वर्क हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू Fs कोस 0 डिग्री, और कोस 0 1 होता है, तो ये हो गया Fs। ये वो कंडीशन है जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका फॉर्मूला रहता है। अपन बार बार बोल देते हैं ना कि वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये फॉर्मूला एक स्पेशल केस में होता है, और वो केस कौन सा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कब होता है वर्क, जब एंगल 0 हो। एंगल 0 होने का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रखा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती हैं तो थीटा 0 होता है, और उस कंडीशन में वर्क हमेशा क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बात। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स पे मैंने फोर्स अप्लाई कर रखा है, दैट फोर्स इज 100 न्यूटन। तो यही तो आपके फोर्स की डायरेक्शन है, और यही इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स आपने अप्लाई कर रखा है, फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो इस केस में वर्क क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, पॉजिटिव रहेगा और मैक्सिमम रहेगा। बाकी जैसे ही एंगल बनना शुरू होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क के वैल्यू कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपने यहाँ पे देखा 30 डिग्री एंगल है, तो इस फोर्स का जो वर्क है 10 न्यूटन का जो फोर्स अप्लाई कर रखा आपने, इसका वर्क कुछ कम होगा। जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे फोर्स के वर्क का वैल्यू क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ठीक है ना, अब 0 जो फोर्स है, अब जो आपका वर्क है, वर्क भाई 0 कब होगा, ये पॉजिटिव वर्क की हमने बात की। सेकंड केस हम लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वर्क क्या रहता है बेटा, 0 रहता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं।
कौन से कंडीशन में वर्क जीरो रहेगा इसको आपको समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी फिलहाल आपको बताने जा रहा हूं कि जीरो जो वर्क होता है, जीरो वर्क, ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं जिनका वर्क जीरो रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी जगह यूज होता है और काफी जगह पूछा जाता है। भाई जीरो वर्क कब होगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से सोच लो यार, जीरो वर्क कब होगा। अब तो समझ में आ ही रहा होगा, फॉर्मूला तो वही है, FS cos थीटा। तो इसके बेसिस पे समझ लो कि वर्क आपका जीरो कब होगा। तो अगेन वही cos थीटा पे जाना पड़ेगा। अरे एंगल यार थीटा 90, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, आई मीन फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, तो ऐसे फोर्स का वर्क क्या होगा, जीरो ही होगा ना। सिंपल, ये ध्यान देना है, दैट इफ द एंगल बिटवीन फोर्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज 90 डिग्री, वर्क विल बी जीरो, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से माइंड में फिट कर लो आप। जीरो वर्क, तो जीरो वर्क के लिए थीटा क्या रहना चाहिए बेटा, 90 डिग्री, ठीक है ना। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन वर्क विल बी W इज इक्वल्स टू FS cos 90, और cos 90 जीरो होता है तो वर्क आपका जीरो हो गया, ले जो खत्म। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, वही तो इम्पोर्टेंट है, जो इसके एग्जाम्पल हैं वही आपके इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं अब, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जहाँ पे वर्क क्या रहना है, जीरो रहना है। ओके, इसके लिए पहले मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। समझ में आ रहा है ना वर्क, सो मत जाना, पेन ले लो साथ में, पेन लेके साथ साथ में लिखते रहा करो नोट्स, ठीक है, तभी मज़ा आता है पढ़ने का। हाँ, तो सेकंड जीरो वर्क, जीरो वर्क के केस समझने अपने को, एग्जाम्पल समझने कि वह कौन कौन से एग्जाम्पल है जहाँ पे वर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सबसे पहला वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन। मेरे भाइयों, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क जीरो होता है। कान खोल के सुन लो और अच्छे से गांठ बांध लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो। क्यों, समझ लेते हैं यार। बना लो एक सर्कुलर पाथ, ये लो जी सर्कुलर पाथ बना लिया। ये मान लेते हैं यहाँ पे एक मास पार्टिकल है और ये पार्टिकल मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर होती है, पता है सबको। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इट्स ओके। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट। किधर होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है। तो ये भाई आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन शो करोगे, वेक्टर S। तो अब देखें सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट रेडियस से हमेशा क्या रहती है, 90 डिग्री पे रहती है। मैथ्स में थ्योरम वगैरह कहीं चलती होंगी ऐसी। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। आपसे पूछा गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क बताओ क्या है, एंगल क्या है, एंगल 90 बन रहा कि नहीं बन रहा। हियर एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो वर्क क्या रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स FC, डिस्प्लेसमेंट S, cos 90। यहाँ पे वर्क जीरो है, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क जीरो रहता है भाई। क्यों रहता है जीरो, समझ। अब वैसे भी यार इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे समझ लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसकी डायरेक्शन तो रहती है सेंटर की तरफ। अब ये सोचो कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का सेंटर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, नहीं होता। सेंटर से तो वो फिक्स डिस्टेंस पे रहता है हमेशा, सेंटर की तरफ ना जाता था ना दूर जाता। तो बिल्कुल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क हमेशा क्या रहता है, जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलो ये आ जाता है, यार सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क अगर जीरो है तो फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स करता क्या है, ये भी तो क्वेश्चन है भाई। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, देन व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्चुअल फंक्शन क्या है, फंक्शन को समझना। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है कंटिन्यूसली। यहाँ पे एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फंक्शन है वो क्या है, हियर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड सर्कुलर पाथ,
ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, यही सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है पार्टिकल को। मींस पार्टिकल की जो मोशन डायरेक्शन है, मूविंग डायरेक्शन है, उसको कंटिन्यूसली चेंज करने का काम किसका है? ये काम है सेंट्रिपिटल फोर्स का। वैसे मैथमेटिकली इसका वर्क 0 है, बट एक्चुअली ये कर क्या रहा है? एक्चुअली ये सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल क्लियर कट हो गया। तो ये वर्क 0 का एक अपने एग्जांपल लिया था, बिल्कुल सिंपल सा केस था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जिसमें वर्क 0 होता है वो अनदर क्वेश्चन कौन सा, चलो उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक ये हॉरिजॉन्टल कोई सरफेस शो कर रखी है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, मान लीजिए। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास m है, और इस बॉक्स के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस साइड शो कर रखी है, वेक्टर x। बॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉक्स के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। सिंपल। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है? मैं यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुन लो, आप सब लोग जाग रहे हो ना? अरे चाय वाय पी लिया करो बीच बीच में, न्यूमेरिकल है, फिजिक्स है, नींद बहुत आती है इसके अंदर, है ना। साथ में चाय पी लिया करो, गर्म पानी वानी रखा करो, ठंडा पानी रखा करो मौसम के हिसाब से, है ना। साथ साथ में दिमाग लगा लिया करो थोड़ा थोड़ा, न्यूमेरिकल ऐसे सोल्व नहीं होते हैं ना। हाँ तो मज़े लेते रहो। कमेंट वमेंट डाल दिया करो यार कभी कभी कि सर ये है वो है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, जैसे मुझे भी पता चलता रहे कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करें क्या नहीं करें, हैं। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन क्या था मेरा, भूल गए ना? हाँ, मैं इसीलिए तो जगा रहा था आपको। क्वेश्चन ये था, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डायग्राम मैंने बना रखा है, इधर देखो, ये बॉक्स पड़ा है इसमें टेबल पे, है ना। और इस बॉक्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। वैसे तो डिस्प्लेस नहीं करते हो, वैसे तो तुम काम करते नहीं हो, यहाँ तो न्यूमेरिकल में तो डिस्प्लेस कर लो, पेन लगा के तो डिस्प्लेस करना है। तो ये बॉक्स पड़ा है यहाँ पे और इस बॉक्स को डिस्प्लेस करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं इस बॉक्स को अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो यहाँ पे। अरे मेरे भाइयों, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है ना? ध्यान लगाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे होगा ना, वर्टिकल डाउनवर्ड, यही तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो अर्थ है, वो अर्थ किसी भी मास बॉडी को, मास पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपने सेंटर की तरफ। तो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का, वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सो द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। जो अर्थ की सरफेस है उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल डाउनवर्ड होती है। और डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ देखिए आप, अब आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पूछ रहा है यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री हो गया ना। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ ये जो अपना केस है, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या है? 0। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स का इस डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं हो रहा। यहाँ कोई और ही फोर्स है, कोई अनदर फोर्स है जो यहाँ दिखा नहीं रखा है। इसका मतलब कोई और फोर्स है और उस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रखा है जो यहाँ पे शो नहीं है। ठीक है ना। इस पे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कुल्ली वाला आता है कि एक कुल्ली है, कुल्ली जानते हो ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं कुल्ली, जो सामान इधर उधर लेके जाते हैं। तो एक कुल्ली है और वो कुल्ली प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, प्लेटफॉर्म पे अपने हेड पे कुछ सामान लेके, और वो प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म पे जब वो वॉक कर रहा है कुछ सामान लेके, तो उसका वर्क 0 बताया जाता है। क्यों बताया जाता है ये बात आप समझ लो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे हॉरिजॉन्टली वॉक कर रहा है और जो उसके हेड पे जो भी कुछ वेट है, सामान है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो वो कुली जो है, वो कुली एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं कर रहा वहां पे, इसलिए उसका वर्क क्या बताया जाता है? 0 बताया जाता है। ठीक है, तो ये अपना सेकंड एग्जांपल था जिसमें वर्क क्या है? 0। तो ये दो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताए हैं, दैट सेंट्रिपिटल फोर्स का वर्क हमेशा 0 होता है। और एक मैंने ये बता दिया कि भाई जो बॉक्स वगैरह कोई भी वेट है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। तो इसमें भी वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रहता है? 0 रहता है। अब हम थर्ड केस लेते हैं कि भाई वो कौन सा केस है जब वर्क आपका क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव वर्क की अगर हम बात करें कि नेगेटिव वर्क जो है वो किस कंडीशन में रहेगा नेगेटिव वर्क, तो उसकी हम बात करते हैं। नेगेटिव वर्क आपका कब रहेगा? देखिए, नेगेटिव वर्क जो थर्ड केस है अपना, जिसमें नेगेटिव वर्क रहता है। सो नेगेटिव वर्क की अगर बात करें तो जो एंगल आपका थीटा,
दिस थीटा इज ग्रेटर देन टू 90 डिग्री, यानी ये 90 से ग्रेटर हो और जैसे आपका 180 डिग्री से लेस या फिर इक्वल। वैसे तो cos थीटा है, तो cos थीटा के जो वैल्यू होते हैं वैसे तो आपके 90 डिग्री के बाद में नेगेटिव स्टार्ट हो जाते हैं और 270 डिग्री तक cos थीटा है वो क्या रहता है, नेगेटिव ही रहता है। फिर 270 के बाद में वो वापस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अपना जो वर्क का फॉर्मूला है, अपने वर्क डन के फॉर्मूले में W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपका जब 90 से ग्रेटर हो जाता है और 180 से लेस या 180 के इक्वल रहता है जहाँ तक, क्योंकि नॉर्मली केस ऐसे ही रहते हैं 180 तक के, तो उसमें आपका वर्क क्या रहना है, नेगेटिव रहना है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है, ये बॉक्स है और इस बॉक्स के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ दिखा रखी है और मान लीजिए इस पे एक फोर्स है, वो फोर्स आपको इस तरफ शो कर रखा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन टू 90 डिग्री, 90 से ग्रेटर है, तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का जब वर्क आप कैलकुलेट करोगे तो वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेगेटिव वर्क की और बात करें, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे वर्क क्या रहता है, नेगेटिव। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है वो एक अपोजिशन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव वर्क होता है। क्यों भाई? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है, मोशन के अपोजिट होती है। फ्रिक्शन फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स पे मास है। अब इस बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ दिखा रखी है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी बेटा, फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन होती है जस्ट अपोजिट, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट रहती है। तो यहाँ पे अगर आप वर्क कैलकुलेट करते हो फ्रिक्शन फोर्स का, एफ एक्स कोस थीटा, तो यहाँ पे आपका जो एंगल है दिस थीटा इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो माइनस एफ एक्स होगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है, तो इसलिए जो नेगेटिव वर्क होगा। आगे बात है समझ में। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क है वो नेगेटिव रहता है। इस तरह से विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स जो फ्लूइड की फ्लोइंग लेयर्स के बीच में वर्क करता है। वेन एवर एनी फ्लूइड स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट फ्लो, जब भी किसी फ्लूइड का फ्लो स्टार्ट हो, जैसे पानी है, रिवर फ्लो है, तो रिवर फ्लो में क्या होता है, रिवर जो पानी होता है वो पानी लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है और फ्लोइंग फ्लूइड लेयर्स जो होती हैं, फ्लोइंग फ्लूइड लेयर्स के बीच में एक अपोजिशन फोर्स काम करता है जिसको विस्कस फोर्स कहते हैं। तो विस्कस फोर्स का वर्क है वो भी आपका नेगेटिव रहता है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क है वो भी आपका नेगेटिव रहता है। ठीक है ना। और कई ऐसे केस हैं जहाँ पे जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क भी नेगेटिव हो जाता है। वो कब? जैसे मान लीजिए एक कुछ भी मास पार्टिकल है, मास बॉडी है जिसका मास m है। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी को लिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, और इस बॉडी को लिफ्ट करके जैसे कुछ पर्टिकुलर हाइट तक इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस की जा रही है, इसके डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और फाइनली मान लीजिए बॉडी को यहाँ तक पहुँचा दिया गया है। सो दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी। मान लीजिए ये जो बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको जैसे मैं लिखता हूँ h इज द हाइट ऑफ बॉडी अप टू विच इट इज लिफ्टेड। तो जिस हाइट तक मैंने इसको लिफ्ट किया है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है वो अपवर्ड रहा। अब यहाँ पे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि फिर वही देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहनी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करोगे, सो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, डिस्प्लेसमेंट s कोस थीटा। अब बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये एंगल आपका एग्जैक्टली 180 बन रहा है। तो Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू s इंटू कोस 180, कोस 180 माइनस 1 हो गया। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू s, अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कितना? जैसा कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जितना भाई वेट होता है वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, mg, जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट है h। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव वर्क यहाँ पे रहेगा। मीन्स ये जो बॉडी है इसको अगर h हाइट तक हमने लिफ्ट किया है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क इसमें रहेगा mgh, माइनस mgh।